नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि 6 अहम शख्सियात के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अहम शख्सियात को हटाने का फैसला किस बुनियाद पर किया, इस हवाले से उन्हें सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से किस नोयत की इतलात मिली। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो फैसला किया उसके पीछे असल कहानी क्या है, और साथ ही आपको एक बड़ी तब्दीली के मुतल्लिक जो पेशरफ्त हुई है उस पेशरफ्त से भी आगाह करते हैं, क्योंकि तासुर ये है कि ये जो तब्दीली का फार्मूला था इसे ताकतवर हलकों यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वो कौन सी 6 अहम शख्सियात हैं जिनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनसे किस नोयत की इतलात मिली जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ अहम ओहदेदारान और अफसरान को हटाने का फैसला किया है, और तब्दीली के हवाले से जो एक फार्मूला है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में क्या हुआ। लंदन में मियां नवाज शरीफ की जो रिहाइशगाह है उससे कुछ ही फासले पर हसन नवाज का दफ्तर है, और हसन नवाज के दफ्तर में तब्दीली के एक बहुत ही अहम फार्मूले पर एक आला सतह का इजलास हुआ। और इस वक्त असल में हसन नवाज का जो दफ्तर है वो मुस्लिम लीग नून का बरतानिया में एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है, यानी एक सियासी मरकज़ बन चुका है, और तमाम जो सियासी नोयत की मीटिंग्स होती हैं, जो आला सतह के इजलास होते हैं, वो हसन नवाज के दफ्तर में ही होते हैं। अब यहाँ जो तब्दीली का फार्मूला डिस्कस किया गया, जिस पर बहस हुई, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अहम तजावीज़ भी सामने आई, उस फार्मूले के बारे में ये तासुर है कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को ताकतवर हलकों की हमायत भी हासिल है, और इनिशियली इसका जो इनपुट आया था वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था। लेकिन मियां नवाज शरीफ को इस पूरे फार्मूले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने तब्दीली के इस फार्मूले पर कुछ गारंटीज मांगी थी, यानी कुछ जमानतें मांगी थी, और उन्होंने ये तासुर दिया था कि अगर उन्हें ये गारंटीज दी जाएं तो उसके बाद ही वो इस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो इजलास था इसमें जो फार्मूला डिस्कस किया गया वो फार्मूला असल में आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के कायदीन यानी मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाया था, और एक इजलास में बरमला इस बात का इजहार किया था कि ये जो फार्मूला है इसको ताकतवर हलकों की पुष्टपनाही हासिल है और ताकतवर हलकों की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, और अगर इस फार्मूले पर अमल दरामद किया जाए तो ये मेरी गारंटी है कि इस फार्मूले के तहत तब्दीली जो है वो मुमकिन होगी और ये फार्मूला कामयाब हो जाएगा। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी पर कुछ ज़्यादा एतमाद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जो नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे कहा कि आसिफ अली जरदारी से इस मामले पर एक क्लियर पिक्चर ली जाए और उनसे पूछा जाए कि हमें बताएं कि तहरीक इंसाफ के वो कौन से अरकान हैं जो कि इस तब्दीली के हक़ में आपके साथ खड़े होंगे, या जो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है काफ लीग उसके कौन से अरकान हैं जिन पर आपने कोई काम किया है और उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई है कि वो इस तब्दीली में आपका साथ देंगे। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब मुस्लिम लीग नून के इन कायदीन ने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता किया तो इन राब्तों के नतीजे में इन कायदीन ने यह नतीजा अखज़ किया कि आसिफ अली जरदारी के पास असल में इस हवाले से कोई ठोस कोई सॉलिड नंबर गेम मौजूद नहीं है, और ताकतवर हलकों की जानिब से भी ये जो फार्मूला है ये सिर्फ एक सूरत में कामयाब हो सकता है, और वो सूरत ये है
کہ चौधरी परवेज लाई को वजारत आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अगर नून लीग के किसी उम्मीदवार को वजारत आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया गया तो फिर यह तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ ने यह तमाम फार्मूला, ये तमाम तजावीज़ सुनी, तो उन्होंने पंजाब में तब्दीली के इस फार्मूले को वीटो कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि अब ये जो चैप्टर है कि पंजाब में कोई तब्दीली लाई जाए, इस चैप्टर को उन्होंने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, क्योंकि परवेज लाई की हमायत करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अब वापस आते हैं कि 6 कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ अहम शख्सियात को हटाने का फैसला क्यों करना पड़ा, इस हवाले से उनके पास किस नोयत की इंटेलिजेंस इतलात थी, और इसके साथ साथ आपको 12 पुरअसरार बैग्स की कहानी भी मुख्तसरन बताते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो 12 बैग्स हैं, इनका पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें बड़ा चर्चा रहा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है, उस अदालती तारीख में ये 12 बैग्स जो हैं वो बार बार इनका जिक्र आता रहा। और ये जो 12 बैग्स हैं, ये असल में आसिफ अली जरदारी के जो स्विस केसेस हैं, उन स्विस केसेस में जो मवाद है, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो शवाहिद हैं, वो इन 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में मौजूद हैं, और ये इंकशाफ किया गया है ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में। बहरहाल अब बात करते हैं कि वो कौन सी 6 शख्सियात हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात और फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। तो ये जो मामला है, इस पर इस वक्त बड़ी डिबेट हो रही है, बड़े मनाजरे हो रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़े कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस में एक रिपोर्ट पहुंचाई गई, और उस रिपोर्ट में कुछ अहम नोयत के इंकशाफात किए गए। और जब यह रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचाई गई तो उसके बाद इन मंदरजात की रोशनी में, जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बड़े एक्शंस का फैसला किया गया। और इन एक्शंस में ये एक बड़ा फैसला शामिल था कि ये जो 6 शख्सियात हैं, इन्होंने $1.5 मिलियन की गलत अदायगियों में सबसे कलीदी और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, और इनके इस किरदार को मेंशन किया गया ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अहमद बिलाल सूफी, जो कि साबिक वजीर कानून रह चुके हैं, इसके अलावा साकिब शेख, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, जो लंदन में पाकिस्तान के साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं, इनकी मुजरमाना गफलत, मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तियों की वजह से असल में पाकिस्तान को $1.5 मिलियन की गलत अदायगियां करनी पड़ी। और इसके अलावा तारिक फवाद, जिन्होंने ब्रॉडशीट का ये जो पूरा मामला शुरू करवाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया। और बाकी जो शख्सियात हैं उनके खिलाफ, जिनके हमने आपको नाम बताए, इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अहम अफसरान को हटाने का फैसला क्यों किया। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक तो इनके हवाले से एक रिपोर्ट मिली थी, उस रिपोर्ट की तफसील भी बताते हैं, और साथ ही आपको ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से एक अहम नुक्ता जो है उससे भी आगाह कर देते हैं। और वो नुक्ता ये है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में ये सामने आया है कि ये जो पूरा मामला था, इसमें नैब की गफलत भी शामिल थी। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार बढ़ाया जाएगा, और ये जो तहकीकात का दायरा वसी होगा, वो अब मज़ीद तहकीकात और तफ्तीश जो है वो नैब नहीं करेगा, बल्कि ये जो तहकीकात की जिम्मेदारी FIA या किसी और जो तहकीकाती एजेंसी है उसको सौंपी जाएगी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नोयत की इतलात मिली जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ अहम अफसरान को हटाने का फैसला किया। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने जो ज़राए हैं उनसे ये इतलात मिली कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे अफसरान हैं जो जानबूझकर हुकूमती कामों में ख़ास तौर पर ऐसी कलीदी नोयत की फ़ाइल्स जिनको तेज़ी से जिन पर अमल दरामद करना और उन पर ऑर्डर्स निकालना ज़रूरी होता है,
لیکن وہ اس معاملے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت پولیس سروس، سیکرٹ سروس اور آفس مینجمنٹ گروپ کے 500 سے زائد جو نااہل افسران ہیں جو کہ کارکردگی کے معیار پر پورا نہیں اترتے ان کو ریٹائر کیا جائے گا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو آرام پسند افسران ہیں جن کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے ان کو فوراً گھر بھیجا جائے۔ اب آپ کو جنرل باجوہ کے ایک اہم فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ تھا جو کہ بہت ہی کلیدی نوعیت کا معاہدہ تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاہدے کی میعاد جو ہے وہ 3 ماہ کے لیے بڑھائی جائے گی، کیونکہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے تجارت اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کا مرکز بنے، اور اس حوالے سے عسکری قیادت کا جو ان پٹ تھا اس ان پٹ کی روشنی میں یہ جو معاہدہ تھا افغانستان کے ساتھ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ، اس معاہدے کی میعاد میں 3 ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔